हाय वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन जहाँ पे हम बातें करेंगे अबाउट ऑल थिंग्स स्टॉक्स म्यूचुअल फंड आईपीओज एंड हाउ यू कैन गेट बेटर एट इन्वेस्टिंग। आज के हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है हमारे साथ, मिस्टर कीर्तन शाह। कीर्तन इज द सीईओ ऑफ क्रेडेंस वेल्थ एंड हैज एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स इन द मार्केट्स। उनके साथ आज हम सीखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली एनालाइज कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कैसे डिसाइड करते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्केट्स में हम एसआईपी तो करते ही हैं बट एसडब्ल्यूपी क्या होता है वो जानते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट। देयर आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग एसआईपी इनफ्लोज हैपनिंग मंथ ऑन मंथ। एसआईपी में जितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल दैट्स अ ग्रेट थिंग। एफडीज नहीं हो रही है एंड दिस इज अ कंसर्न। बैंक्स हैव दिस कंसर्न राइट कि द वॉल्यूम्स ऑफ एसआईपी बीइंग डन, जितना पैसा मार्केट में आ रहा है उतना एफडी में, द शेयर ऑफ एफडी इज बीइंग टेकन अवे। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है एंड आई विल टेल यू व्हाई। अगर आप देखें पिछले 4 सालों में मार्केट्स ने हार्डली कोई करेक्शन दिखाया है। सबसे वर्स्ट मंथली करेक्शन 6.2% था, सबसे वर्स्ट क्वार्टरली करेक्शन 9.4% था और ईयरली बेसिस पे तो हमने लॉस किया ही नहीं है। हमारा सबसे खराब ईयर 5.7% पॉजिटिव था पिछले 3-4 सालों में। तो पिछले 3-4 सालों में जो लोग मार्केट में आए उन्होंने कभी करेक्शन देखी ही नहीं है। पर अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखें तो मंथली करेक्शन भी ऐसे मंथ्स थे जहाँ 37% थी, ईयरली करेक्शन 38-39% है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जितने लोग पिछले 3-4 सालों में मार्केट में आए उन्होंने करेक्शन देखी ही नहीं है। अक्टूबर प्रोबेबली पहला ऐसा महीना था जहाँ उनको फील हुआ कि मार्केट्स करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए पिछले 3-4 सालों में जितने लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया या एसआईपी कर रहे हैं, वो इसी डर से कर रहे हैं कि हर कोई आजू-बाजू में पैसा कमा रहे हैं और वो नहीं कमा रहे। बट द प्रॉब्लम इज़ क्या उनके पास वो डिसिप्लिन है इन्वेस्टेड रहने के लिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए एम्फी का डेटा बहुत क्लियरली ये कहता है कि जितनी एसआईपीज़ चालू हो रही है उसमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा एसआईपीज़ 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू ही नहीं हो पाती है। तो आज ये डेफ़िनेटली प्रॉब्लम है कि पैसा पूरा कैपिटल मार्केट्स में लग रहा है क्योंकि लोगों ने फॉल नहीं देखा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर में या नवंबर के स्टार्ट में ऑलरेडी हमने जो मार्केट मूवमेंट देखी है, ये एक रियल टेस्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स क्या बिहेवियरली खुद को कंट्रोल कर पाते हैं और इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये प्रॉब्लम है। बैंक्स आर क्रिबिंग दैट डिपॉजिट्स आर नॉट हैपनिंग। आरबीआईज़ मेंशन दिस मल्टीपल टाइम्स के बैंक्स के पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द डेटा पिछले 24 महीने में पहली बार लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि आपका डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से नीचे गया पहली बार, वरना 24 महीनों तक आपका आपका डिपॉजिट हो ही नहीं रहा था। तो आई थिंक बैंक्स के लिए डेफिनेटली कंसर्न है। पर अगर मार्केट्स थोड़ा-सा साइडवे या नेगेटिव रहते 1 या 2 क्वार्टर के लिए, अ, तब पता चल जाएगा कि कितने रिटेल इन्वेस्टर जो पिछले 3-4 सालों में आए वो एक्चुअली मार्केट्स में टिके रहेंगे या नहीं, या ये पैसा एफडी में वापस जाएगा या नहीं। राइट, सो इस पे मेरे दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट, आपने मेंशन किया कि काफी लोग 3 साल से भी कम होल्ड कर रहे हैं एसआईपी को। तो क्या ये आपको एक ट्रेंड लग रहा है क्या इसमें? फॉर एग्जाम्पल, मे बी से ज़्यादा यंग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपीरियंसेस के लिए सेव अप कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, एंड मेरा वो एक गोल हिट हो गया, आई एम विदड्रॉइंग दैट मनी, यूजिंग दैट मनी टू सेव, बाय अ स्मार्टफोन, या मैं ट्रैवल करने के लिए, या मेरे को जो भी खरीदना है, एंड देन आई हैव लिव्ड दैट, अभी मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा। हाउ डू यू सी दिस बिहेवियरल शिफ्ट? वेरी ऑनेस्टली आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी अगर लोग इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट एक गोल से लिंक करके ही करना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल से लिंक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि उस पैसे को जिससे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको वापस कब चाहिए। फिर आप उसे निकालेंगे मार्केट बिहेवियर को ध्यान में रखकर। अगर मार्केट गिर रहा है आप डर जाओगे, पैसा निकाल लोगे। तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी अगर लोग इस तरीके की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। पर 15 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ, ये आज की स्टोरी नहीं है। मैं ये 15 सालों से देख रहा हूँ कि 3 साल से ज़्यादा एसआईपी को टिक के रहना सिस्टम में बड़ा मुश्किल है। सो टिपिकली व्हाट हैपेंस इज़ लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते अपने बिहेवियर की वजह से। अब वो बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड है। बिहेवियर
आप शायद ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लगे तो आपके पास पैसा कम बच जाता है एसआईपी करने के लिए। आप मार्केट अगर थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो जाए आप डर जाते हो, आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो। पर ये रीसेंट फिनोमेना नहीं है, एटलीस्ट 15 सालों का डेटा मैं आपको दे सकता हूँ कि लोग 3 साल से ज़्यादा एसआईपी कंटिन्यू नहीं करते। तो ये गोल बेस्ड तो डेफ़िनिटली नहीं है मेरे एक्सपीरियंस में। सो क्या है फिर, ये क्या हो रहा है मार्केट्स में जो मेजरली आपने तो बताया 15 साल से, आई नो लास्ट 3-4 इयर्स में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। हम मंथ ऑन मंथ देखते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स जो ग्रो हो रहे हैं। धन पे भी अभी वी रिसेंटली लॉन्च्ड म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग एसआईपीज ऑन धन एज़ वेल। तो व्हाई इज़ दिस ट्रेंड हैपनिंग लाइक? I'll tell you why is this trend happening because most people don't know कि उनको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। आज अगर कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में। ये इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करता है उसे कौन से 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंड आई विल टेल यू व्हाई। तो उनका पैरामीटर टू सिलेक्ट कौन से 3 या 4 फंड में निवेश करना है, वो है पिछले 3 साल का रिटर्न। और आप देख लीजिए मैं आपको सालों सालों का डेटा दे सकता हूँ कि अगर आपने पिछले 2 या 3 साल वाले परफॉर्मिंग फंड्स में पैसा लगाया है, तो आगे 2 या 3 सालों में वो फंड्स नहीं चलेंगे। क्योंकि देखिए फंड्स 2 प्रॉब्लम है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आपके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में टिपिकली सेक्टर फंड्स आते हैं। तो देखिए सेक्टर्स सिक्लिकल होता है। वो पिछले 2 या 3 सालों में अगर सेक्टर्स वो चले तो ज़रूरी नहीं है आगे के 2 या 3 सालों में चलेंगे। और होता ये है कि आप पिछले 2 या 3 सालों का रिटर्न देखकर निवेश करते हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो उससे थोड़ा भी कम आता है तो आप बिहेवियरली उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी देखें, राइट? अगर किसी एक फंड ने पिछले 2 या 3 सालों में 30 या 40% का रिटर्न दे दिया है, वो आगे वाले 3 या 4 साल में 30 या 40% नहीं देगा, क्योंकि ये फंड्स एक स्टाइल फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए अगर मार्केट वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फेवर कर रहा है, तो पिछले 2 या 3 सालों में जो भी फंड्स वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले 3 सालों में मार्केट वैल्यू स्टाइल को प्रेफ़रेंस दे या वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को अच्छा करे। क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल में कब वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग परफ़ॉर्म करेगा, कभी ग्रोथ करेगा, कभी मोमेंटम करेगा। आपने अगर पिछले 3 सालों का डेटा देखकर किसी भी एक डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा डाला है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो आगे वाले 3 साल में परफ़ॉर्म नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम अ, ये है कि इनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी मिसमैच है क्योंकि उनका फंड में इन्वेस्ट करने का थॉट प्रोसेस ही गलत है। थॉट प्रोसेस कैन नॉट बी पिछले 3 सालों में जिन फंड्स ने अच्छा किया मैं उसमें डालूँगा। अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है, यू आर बाउंड टू बिहेवियरली नॉट बी हैप्पी एंड हेंस यू रिडीम। राइट। सो इसके लिए धन पे हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिए हैं। अगेन एज़ यू मेंशन, रेट खाली रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए। यूजुअली लोग जो देखते हैं वो रिटर्न्स, रेटिंग्स, कैटेगरी में वो फंड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वैसे। रिसेंटली वी इंट्रोड्यूस्ड वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ऑन धन, राइट? तो बट एक नॉर्मल लेमैन को अगर ये समझना है, रीड कैसे करना है वो रेटिंग्स, डेटा तो अवेलेबल है बट व्हाट डू आई मेक आउट ऑफ इट? देखिए आई हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन। मुझे ऐसा लग रहा है रेटिंग्स देखकर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ओके। रेटिंग्स फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, हुँ। राइट? इंटरेस्टिंग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? सी आई थिंक इंडिया में सी एक्टिव और पैसिव में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये है कि एक्टिव में आप ये कह रहे हो कि फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ की वजह से इंडेक्स को आसानी से बीट कर पाएगा। पैसिव में आप कह रहे हो कि मैं सीधा-सीधा पैसा इंडेक्स में डाल दूँगा और इंडेक्स जितना रिटर्न कमाएगा उतना रिटर्न मुझे मिलेगा। या अब देखिए इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखें, तो टॉप 200, 250, 300 मार्केट कैप वाली जो कंपनीज़ है उसी पे इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है, राइट? तो आपके पास अगर 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है, राइट? और उसमें से सिर्फ 200, 250, 300 कंपनीज़ को इंस्टीट्यूशंस कवर करते हैं, तो बाकी के 4700 कंपनीज़ पे अल्फा जनरेट करने की अपॉर्च्युनिटी सिग्निफिकेंटली हाई है इंडिया में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टर हैं, तो आप इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए पैसिव में। पर अगर आप मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक्टिव यूज़ कीजिए क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है अल्फा जनरेट करने के लिए। इंटरेस्टिंग। कैन यू टॉक मोर अबाउट ये जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है? इट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 300 कंपनीज। करेक्ट।
how can an individual go about doing researching for their personal investments? म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं, मेरे को इंडिविजुअली डायरेक्टली वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। सी बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए स्क्रीनर करके एक ऐप है। अगर आप स्क्रीनर पे जाएँगे और वहाँ पर कुछ बेसिक डेटा पॉइंट्स लिख देंगे तो वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा कंपनीज़ की जो उस लिस्ट में फ़ॉल करते हैं। लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप अपना खुद का बिज़नेस चला रहे हैं, राइट? अगर खुद का बिज़नेस चला रहे हैं तो आप बिज़नेस में क्या करने की कोशिश करते हैं? तो आप 3-4 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं आपके बिज़नेस में। सबसे पहला कि आपका प्रॉफ़िट ग्रोथ हो हुँ। साल दर साल। अब दूसरी चीज़ कोशिश करते हैं कि टैक्स भरने के बाद भी आपके पास प्रॉफ़िट ग्रो हो रहा है हर साल, राइट? तीसरी चीज़ आप ये कोशिश करते हैं कि आपने जितना पैसा लगाया है कंपनी में, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिले 12, 15, 20% क्योंकि अगर आपने पैसा लगाया कंपनी में और उस पे आपको 7% से कम रिटर्न मिल रहा है, तो आप बिज़नेस ही क्यों करें? आप पैसा एफडी में रख दीजिए। तो अगर आप नए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं चाहते, तो 3 चीज़ें कीजिए। आप स्क्रीनर जैसी एक वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ पर दे अलाउ यू कि आप कुछ पैरामीटर्स डालिए, तो उन पैरामीटर्स में कंपनीज़ जो-जो भी आती हैं, उनका लिस्ट दे देंगे। तो ऐसी कंपनीज़ डालिए जिनका प्रॉफ़िट 20% से ज़्यादा ग्रो हो रहा है, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी आपने जितना पैसा लगाया है, उस पे रिटर्न कितना मिला है, वो 20% से ग्रो हो रहा है, राइट? और डेट इक्विटी उनका यानी कंपनी में अगर ₹100 उन्होंने लगाए और ₹50 का लोन लिया है, उसको डेट इक्विटी ऑफ 0.5 कहते हैं, राइट? तो उनकी डेट इक्विटी 1 से कम हो और प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हो। ये 4-5 पैरामीटर अगर आप स्क्रीनर पे डाल देंगे, तो ऑटोमैटिकली आपको वो एक लिस्ट ऑफ कंपनीज़ दे देगा, जो कंपनीज़ इन पैरामीटर्स पे क्वालीफाई होती है, राइट? एक बार आपने वो लिस्ट निकाल ली, उसके बाद मेरा एक सिंपल सजेशन है इन्वेस्टिंग आप जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप ऐसी ही कंपनीज़ या ऐसे ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको समझ हो, राइट? जैसे कंज्यूमर्स सबसे ईज़ी सेक्टर है समझने के लिए। आप मैगी खाते हो, आपको पता है कि ये नेस्ले बनाता है तो मैगी का इम्पैक्ट नेस्ले पे क्या होगा, राइट? या आप अगर ऐसी कोई भी चीज़ें जो डेली कंज़्यूम करते हो, वो या तो डाबर बनाता है या तो एचयूएल बनाता है, तो ये सबसे ईज़ी सेक्टर है आपको पार्टिसिपेशन के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज़ एन इन्वेस्टर ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपको नहीं समझता। जैसे आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग बेट्स इन केमिकल्स, फार्मा जबकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है, राइट? उनको जेनेरिक ड्रग और एपीआई के बीच में फ़र्क ही नहीं पता होगा या केमिकल स्पेस में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए केमिकल में आपको यू आर नॉट ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि आपको अलग-अलग टाइप के केमिकल्स और उनका बिज़नेस कॉम्पोज़िशन समझता है या नहीं। द सेक्टर इज़ एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन चाइना में भी क्या चल रहा है। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। सो इफ यू आर न्यू, स्टिक टू सेक्टर्स दैट यू अंडरस्टैंड। सिर्फ 2-3 चीज़ें देखिए, क्या कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है साल दर साल और बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं है। दिस आर बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर यू टू स्टार्ट पिकिंग स्टॉक्स। सो हमने ना रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लाइक अगर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है ईदर फॉर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, सो स्कैनिक्स इज द प्रोडक्ट बेसिकली। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्कैनिक्स यूज करके हम स्टॉक्स कैसे फिल्टर कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले अगर आप मार्केट में नए हो, तो एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है, ऐसे किसी भी स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसका बिज़नेस मॉडल आपको नहीं समझता है। जैसे आई कैन टेल यू गारंटी 100 में से 90 लोगों को फार्मा, केमिकल्स ये सब सेक्टर्स में बिल्कुल समझ नहीं है। पर उनको रियल एस्टेट, उनको ऑटोमोबाइल, उनको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सब सेक्टर्स काफ़ी आसानी से समझते हैं क्योंकि गाड़ी बाइक जनरली यूज़ करते देखते हैं, सोप, शैम्पू खाने की चीज़ें, कपड़े, यू नो वी नो द ब्रांड्स, वी नो हाउ दीज़ कंपनीज़ डू। तो ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने का स्टार्ट कीजिए, जो सेक्टर आपको आसानी से समझता है। अब मान लीजिए आपने 4 सेक्टर्स आइडेंटिफ़ाई कर लिए जो आपको अच्छे से समझते हैं। अब इसके नीचे आपको कौन से स्टॉक में उस सेक्टर में निवेश करना है, उस पर थोड़ा-सा डीप डाइव करना है। देखिए, क्योंकि आप नए हैं, बेसिक चीज़ों पे ध ध्यान दीजिए। आपको कौन-सी कंपनी चाहिए?
आप कौन सी कंपनी में इन जनरल इन्वेस्ट करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसी कंपनी में इन जनरल इन्वेस्ट करेंगे जिसका रेवेन्यू साल दर साल ग्रो हो रहा है। आप ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहेंगे जिसका प्रॉफिट साल दर साल ग्रो हो रहा है और कंपनी ने जो पैसा लगाया है, राइट, धंधे में, उस पे 12, 15, 20% का रिटर्न आ रहा है। क्योंकि अगर उस पे 12, 15, 20% का रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वो पैसा कंपनी को एफडी में रख देना चाहिए। उसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। और आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, 50% के ऊपर मान लीजिए, और डेट कम है कंपनी में। तो अगर आप ये 4 चीज़ों या 5 चीज़ों का स्क्रीनर अगर आप डाल दें कि मुझे रियल एस्टेट, मान लीजिए मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल में पैसा निवेश करना है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में ऐसी कौन-सी कंपनी है आपके उस ऐप पर जिसका प्रॉफिट 20% से ग्रो हो रहा है, जिसका रेवेन्यू 20% से ग्रो हो रहा है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी मान लीजिए 20% से ग्रो हो रहा है, डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है और प्रमोटर होल्डिंग मान लीजिए 35, 40, 50 के ऊपर है। आप जैसे ही डालेंगे आपको लिस्ट आ जाएगी। अब फिर उस लिस्ट में आपने नैरो डाउन कर दिया है, हज़ारों स्टॉक्स में से कुछ ऐसे 15-20 स्टॉक्स जो इन फ़िल्टर्स पे आइडेंटिफ़ाई होते हैं और फिर आप उस पे ज़्यादा स्टडी करके उनमें से कौन-सा स्टॉक लेना है, उस पे ध्यान दीजिए। इंटरेस्टिंग। सो डू योर फर्स्ट क्वेश्चन राइट, आपने बताया जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स में बहुत एसआईपी इन्फ्लोज आ रहा है। करेक्ट। मार्केट करेक्शन वी डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, वी कांट टाइम द मार्केट्स, बट से मार्केट करेक्ट होता है, लोगों का काफी सारा पैसा एसआईपीज में पार्क्ड है, वो सिचुएशन में क्या करेंगे? पैनिक तो सब करने वाले हैं, हाउ टू डील विथ मार्केट करेक्शन? इनफैक्ट आई विल टेल यू, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको प्रे करना चाहिए कि मार्केट गिरे। देखिए एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्या है? एसआईपी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने आज ₹10 में 1 यूनिट खरीदा, फिर जब वो 9 होगा तो आप ₹9 में वो यूनिट खरीदेंगे और आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस कम हो गया है। फिर जब प्राइस ₹8 हो जाएगा आपको और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, 7 हो जाएगा तो और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर 10, 10, 10 होता तो आपको 5000 यूनिट्स मिले, पर अगर 10, 9, 8, 7 हो गए तो आपको 5000 की जगह पे 7000 यूनिट्स मिलेंगे। और अब जब मार्केट फ्यूचर में ऊपर जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली व्हेन यू मेक रिटर्न्स। इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने 10 प्राइस पे यूनिट्स ले लिए, फिर 11 हो गया, तो आपको कम यूनिट्स मिले, 12 पे और कम यूनिट्स मिले, 13 पे और कम यूनिट्स मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज़ एन एसआईपी इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनको खुश होना चाहिए कि मार्केट्स गिर रहे हैं, कि वो ज़्यादा यूनिट्स एक्वायर कर पाए और कल जाकर जब मार्केट्स ऊपर जाएँगी, तब वो रिटर्न बना पाएँगे। एसआईपी इन्वेस्टर्स कम रिटर्न बनाते हैं जब मार्केट्स ऊपर जाता है। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एसआईपीज, लेट्स टॉक अबाउट एनएफओस। श्योर। हम लोग डेटा देख रहे थे तो आई थिंक पिछले आई थिंक 7-8 महीनों में खाली पैसिव फंड्स में आई थिंक 63 एनएफओस आए हैं। सो फर्स्ट इज, कैन यू एक्सप्लेन एकदम सिंपल टर्म्स में हाउ डज एन एनएफओ वर्क? एन एएमसी इज डिसाइडिंग कि हमें एक एनएफओ करना है फॉर अ पर्टिकुलर फंड, तो पूरा हाउ डज इट वर्क आउट? एंड सेकेंड, शुड यू पार्टिसिपेट इन एनएफओस? सी एनएफओ का बेसिक मतलब है ये एक नया फंड है। एएमसीज को या म्यूचुअल फंड कंपनीज को दो तरीके से एनएफओज निकालने की जरूरत पड़ती है। एक होता है जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सही नहीं है, पर जो भी सेक्टर चलता है उस सेक्टर पे वो एनएफओ निकालने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा वो मार्केट से इन्वेस्टर का पुल कर सके। जैसे आप देखिए आज से 6 महीने पहले डिफेंस सेक्टर धूम चल रहा था, राइट? तो बहुत सारी एएमसीज थी जिन्होंने डिफेंस से रिलेटेड एनएफओज लाए और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स आ गया। पर आज देखिए वो सेम फंड्स 25-30% नीचे है 6 महीनों में। तो एनएफओ का एक रीजन ये होता है कि कोई सेक्टर चल रहा है, उस सेक्टर पे आप एनएफओ लेके आ जाइए तो आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवा पाएंगे। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं और उस स्टडी करने से आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप उस स्ट्रैटेजी को बेस बनाकर एक फंड बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे आपने पैसिव फंड्स की बात की, बहुत सारे बहुत सारे एएमसीज आजकल फैक्टर फंड्स लेके आ रहे हैं, राइट। राइट? जैसे वो आपको कहते हैं कि 150 निफ्टी, 150 मिड कैप निफ्टी, 30 वैल्यू स्टॉक फंड।
समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो कहते हैं कि 150 के मिड कैप इंडेक्स में से मैं 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा जो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है। और इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है, एक बेसिक रूल है, फॉर्मूला डाल दिया, उस फॉर्मूला के बेसिस पे हर 6 महीने में वो उस उन स्टॉक्स को खरीदेंगे और बेचेंगे जो उस फॉर्मूला में फिट होते हैं। तो पिछले 6 महीनों में ये फैक्टर फंड्स बहुत सारे मार्केट में आ गए, जिनको बैक टेस्ट करके एएमसी ये कहना चाहती है कि ये देखो, अगर ये पिछले 10 सालों में 15 सालों में ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया होता तो निफ्टी से कम रिस्क लेकर मैं निफ्टी से 5% ज़्यादा रिटर्न बनाता। तो देखिए, एएमसी का काम है नए-नए फंड्स लेके आना, राइट? आपको समझना है क्या उसकी रिक्वायरमेंट आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। जैसे फार्मा कंपनीज़ नई-नई मेडिसिन्स बनाते रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई नई मेडिसिन आई तो आपको लेने की ज़रूरत है, राइट? आपको क्या उस चीज़ की कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको वो दवाई चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो मैन्युफैक्चरर्स जॉब और द एएमसी's जॉब इज़ टू कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स। आपके प्रोफाइल में क्या वो प्रोडक्ट फिट होता है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि या नहीं। बट इन जनरल माय बेसिक rule is don't invest in NFOs. What about IPOs? Look, IPO, I'll tell you what the problem is. IPOs, fortunately, unfortunately, are always extremely apparent when the markets are very bullish, right? Which is why the listing the listing gain is very interesting. But the problem is most people don't get the allotment that they probably are expecting to get. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट लग गया है तो वो अच्छा आईपीओ नहीं है। जिसमें अलॉटमेंट लगना चाहिए उसमें नहीं लगेगा। बट एनीवेज, आई थिंक जोक्स अपार्ट, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ विच आईपीओ आर यू रियली इन्वेस्टिंग इन, क्योंकि आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या फाउंडर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वैल्यू टेबल पर छोड़ रहे हैं आपके लिए या नहीं, राइट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू रियली वांट टू आंसर, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे इस एनएफओ में पार्टिसिपेट का आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तो अगर वैल्यू छोड़ी है टेबल पे, राइट, और वो कैसे पता चलेगा, आप कंपैरेटिव देखोगे कि इंडस्ट्री पीयर्स उसी सेम इंडस्ट्री में क्या वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं वर्सेस ये आईपीओ क्या वैल्यू पे आ रहा है। अगर वैल्यू छोड़ा है तो डेफिनेटली आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। वैल्यू नहीं छोड़ा है तो इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग लिस्टिंग गेन्स, ट्राई अवॉइडिंग इट। So, you mentioned, right? I'm sure 15 years you're tracking the markets. You've seen the cycle. So, I want to understand आपका portfolio, how has it transitioned? Like, I'm sure you've done a lot of rebalances, changes, right? So, what आपका portfolio पहले कैसा था versus now? आप how is the structure? Not just mutual funds, stocks or maybe real estate. Like, what is the composition of your portfolio? So first that I want you to understand is I have 90% equity and 10% remaining everything else. Interesting. 90% equity में भी 80% is mutual funds and only 10% is direct stocks. ये 10% direct stocks भी इसलिए है क्योंकि because of the business that I am in, I have to keep tracking the markets. I need skin in the game. तो वो मेरा पैसा खुद का लगा हुआ नहीं रहेगा तो मैं ट्रैक नहीं करूँगा। So that's my current composition. I have very concentrated bets that I've taken, which means मेरा let's say equity portfolio put together, equity or direct stocks, is only 4 mutual funds and 7 stocks. That's it, right? So it's a very concentrated bet. Uh, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है 7 स्टॉक थोड़ा सा छोटा पोर्टफोलियो है, पर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है कि मैंने वो क्यों किया है, दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिकली आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का हो या 50 करोड़ का हो, आपको 4-5 फंड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड आई टिपिकली कम अक्रॉस इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस दैट आई डू, लोगों के पास 200-250 स्कीम्स भी होती है, What? राइट? या यू विल बी सरप्राइज्ड। 10-15 मैंने देखा है पर्सनली 15-20 स्कीम्स में 15-20 स्कीम्स तो बहुत ही नॉर्मल है। आई कैन टेल यू इफ देयर आर 200 पीपल सिटिंग आउट देयर, 190 ऑफ देम हैव 15-20 schemes. I mean, that's the most common number. But we've had clients or people who've approached us who've had 120, 200 schemes that they've invested in, which is crazy. And for me, मुझे नहीं लगता आपको 4 या 5 फंड से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। उन 4 या 5 फंड्स में आपको जितना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए सब मिल सकता है। उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है।
आई थिंक द प्रॉब्लम इज, एंड ये गलती मैंने भी की है ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। देयर वाज अ फ्रेंड हु हेल्प मी आइडेंटिफाई कि यार यू आर इन्वेस्टिंग इन दो अलग म्यूचुअल फंड में, बट कंपोजिशन तो देखो अंडरलाइंग सेम है। द परसेंटेज एलोकेशन फॉर एवरी स्टॉक माइट बी 1-2% हियर एंड देयर, बट आई थॉट आई एम डाइवर्सिफाइंग, मैं अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर रही हूँ बिकॉज, एंड काफी बिगिनर्स आई एम श्योर ये गलती करते हैं, अंडरलाइंग देखते ही नहीं है। ओके, मोस्ट पीपल जस्ट सी कि ओके लास्ट 3 इयर्स का ये रिटर्न था, ये कैटेगरी में ये दो फंड्स को कंपेयर कर लिया, हम ये इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बिगिनर से आपने इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हाउ शुड यू लुक एट योर पोर्टफोलियो? सो लाइक आई आंसर्ड अर्लियर ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 3-4 फंड से ज़्यादा मत लीजिए। एक लार्ज कैप में इंडेक्स फंड ले लीजिए, मिड स्मॉल में 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप एक्टिव फंड ले लीजिए। ये 5 फंड का पोर्टफोलियो परफेक्ट है आपके लिए। उससे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। इनफैक्ट उससे ज़्यादा आप लोगे तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके लिए, राइट? अब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप 3 साल, 5 साल, 8 साल के नज़रिए से इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आपको 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस टू मेक श्योर कि आप सही जगह पे इन्वेस्टेड हो या नहीं हो, राइट? अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि आपने कैसे सिलेक्ट की ये 5 स्कीम, मैं इस बात पे जा रहा हूँ कि आपने 5 स्कीम सिलेक्ट तो कर ली, अब क्या देखना है? तो सबसे पहले आपको देखना है क्या फंड मैनेजर चेंज हो रहा है या नहीं? और अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है तो जो नया बंदा आ रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है? क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट्स की थी, तब परफॉर्मेंस जो देखकर की थी वो उस फंड मैनेजर से आई थी। अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है तो आपको नए फंड मैनेजर की हिस्ट्री पे ध्यान देना ज़रूरी है। आपको दूसरी चीज़ देखनी है कि फंड कितना ट्रू टू ऑब्जेक्टिव है। हम्म। ट्रू टू ऑब्जेक्टिव है का मतलब ये है कि मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ये बाय रेगुलेशन ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप 80% पैसा कभी लार्ज कैप में रख सकते हो या 80% पैसा आप कभी स्मॉल कैप में रख सकते हो, राइट? आप जब 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स कंपेयर करते हैं और एक ने 18 दिया, दूसरे ने 14 दिया है, तो आपको लगता है 18 वाला अच्छा है। पर अगर आप थोड़ा-सा डीप डाइव करेंगे तो आपको शायद पता चलेगा कि ये 18 वाले ने 80% पैसा मिड और स्मॉल में डाला था और 20% लार्ज कैप में था। जब आप फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, यस फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है बट इट कैन नॉट बिकम अ स्मॉल कैप एंड अ मिड कैप फंड। तो आपको देखना है कि फंड कितना ट्रू टू ऑब्जेक्टिव है, राइट? और तीसरी मैं हर बार द थर्ड थिंग आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका फंड इंडेक्स को मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक बीट करेगा, right? There are going to be periods for as long as 12 months where your fund is underperforming the index. That's absolutely fine. This is part of investing. पर आपको ये समझना चाहिए कि वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। अंडर परफॉर्म क्या है, ये इसलिए कर रहा है कि स्टाइल फंड मैनेजर का जो है वो मार्केट में फेवरेबल नहीं है आज, देन इट इज ओके, यू कंटिन्यू, राइट? तो थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आई थिंक इन्वेस्टर को थोड़ा सा और रीड अप करना पड़ेगा इसके ऊपर। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले सिर्फ क्योंकि वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, आपको एग्ज़िट नहीं करना चाहिए। राइट, एंड आई अग्री। मतलब बहुत एंजाइटी होती है कि यार बिकॉज यू आर सेविंग फॉर अ सर्टेन थिंग, तो ह्यूमन नेचर, अगर इफ आई कंपेयर माई पोर्टफोलियो टू अ फ्रेंड्स और समवन, यार इसने ये फंड में इन्वेस्ट किया था, इसका तो फंड मतलब पोर्टफोलियो ऊपर है, मेरा ही क्यों नीचे चल रहा है, लेट मी चेंज, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो पोटेंशियली वो चेंज करने में ही आप यू आर लूजिंग आउट ऑन द रिटर्न्स, बट लेट्स, एंड वी एट धन ऑल्सो हमको ये रियली लाइक वी वांट टू हेल्प पीपल गेट बेटर एट दे आर इन्वेस्टिंग। तो ये एक्सप्लेन करो ना कि कैसे चेक करूँ मैं मेरा फंड क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो वन, उसमें कन्विक्शन अगर बनाना है, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस दैट आई शुड कीप होल्डिंग ऑन टू इट, कैसे एनालाइज करें, एंड इफ आई हैव टू एग्जिट देन व्हाई, लाइक वो एनालिसिस इज वेयर लॉट ऑफ पीपल नीड हेल्प विथ। सो आई विल गो बैक टू द 3 थिंग्स दैट आई टोल्ड यू फर्स्ट है। अगर आपने एक मिड कैप फंड में पैसा लगाया है और वहाँ फंड मैनेजर चेंज होता है और जो नया फंड मैनेजर आया है उसका एक्सपीरियंस लार्ज कैप का है, या दैट्स अ रेड फ्लैग। क्योंकि आप मिड कैप में पैसा लगा रहे हो, ये अज्यूम कर कि एक फंड मैनेजर मिड कैप में प्रोफिशिएंसी ला रहा है, पर अगर वो लार्ज कैप बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो शायद इट्स नॉट इन सिंक विथ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसका परफॉर्मेंस उसके बाद अच्छा हो सकता है, नोबडी नोस, बट दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर श्योर।
दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी कि क्या ऑब्जेक्टिव फ़ॉलो कर रहा है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर ये लार्ज कैप में आपने पैसा लगाया है, तो सेबी डेफिनेशन से 80% आपको लार्ज कैप में रखना है और 20% आप कहीं पर भी रख सकते हो। अब ये कंटिन्यूअसली अगर 20% स्मॉल कैप में जा रहा है या मिड कैप में जा रहा है, तो आपको पता है कि ये वो 20% से एक्स्ट्रा रिटर्न और इंडेक्स को लीड करने की कोशिश कर रहा है, विच में नॉट बी अ गुड साइन, क्योंकि मार्केट कल अगर घूम जाएगा तो यही 20% आपको उतना ही भारी पड़ेगा जितना आपको राइट। उसने पॉजिटिवली बेनिफिट किया था, राइट। और थर्ड आपको ये देखना है कि सेक्टर कॉल्स वो जो ले रहा है या क्या अ, वो क्यों ले रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल, देखिए मेरा ये बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी एक फंड अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने स्टॉक कॉल सही लिए, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसने सेक्टर कॉल्स सही लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 में आप किसी भी फार्मा कंपनी या आईटी कंपनी में पैसा लगाते, कितनी भी गंदी होती आपने रिटर्न बनाया होता, पर उसी समय पे आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक में भी पैसा लगाते तो आप लूज करते। वेरेज इन कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत ही सुपीरियर थे, यू स्टिल लॉस मनी, राइट। सो अगर कोई एक सेक्टर फेवरेबल है, उसमें आप गंदी कंपनी भी ले लेंगे तो भी आपका स्टॉक चल जाएगा, राइट। पर अनफेवरेबल सेक्टर में बेस्ट कंपनी भी ले लो, यू विल नॉट मेक रिटर्न्स। तो आई वेरी स्पेसिफिकली लुक एट कि ये फंड मैनेजर सेक्टर में जब रोटेशन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, राइट। और अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि ये सेक्टर में रोटेशन क्या बजिंग सेक्टर में ले रहा है, डिफेंस चल रहा है तो डिफेंस में डाल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहा है। ऐसे फंड्स में आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आप अगर उसमें फंडामेंटल रीजंस की वजह से निवेश कर रहे हो, तो आपको भी चाहिए कि आपका फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म के लिए बेट्स ले, ना कि सेक्टर रोटेट करता रहे जो मार्केट फेवरेबल है। आई थिंक ये 3 चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको ब्रॉडली पता चल जाएगा कि आपको रुके रहना है या नहीं रहना है। तो हमने एसआईपी की तो काफ़ी डिस्कशन करी एंड इट्स एस्टैब्लिश्ड कि एसआईपी तो करनी है आपको बेसिकली इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद सेविंग्स एंड पार्टिसिपेट इन द मार्केट्स ईजीएस्ट वे इज म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। बट हम ये जर्नी में कहीं भूल जाते हैं कि पैसा एंजॉय भी करना है, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ रीजन। करेक्ट। तो कैन यू टीच अस मोर अबाउट एसडब्ल्यूपी? आई थिंक वेरी राइटली सेड, आप सिर्फ पैसा डालकर क्या करोगे? यू डोंट वांट टू डाई रिच, राइट? यू वांट टू एन्जॉय दैट मनी। Uh, the beauty of SIP is that it will help you accumulate a very large sum over a period of time which can take care of all of your goals. तो मान लीजिए अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, आप 25 साल के हैं, आपके पास और 35 साल है रिटायर होने के लिए, आपने 50,000 रुपए की एसआईपी कर दी हर महीना, 12% पे व्हेन यू टर्न 60 आपके पास तकरीबन 27.5 करोड़ रुपया होगा। अब अगर ये 27.5 करोड़ रुपया अगर आप 6% पे इन्वेस्ट कर दे रिटायरमेंट पे, तो आप हर महीना 10 लाख रुपया निकाल सकते हो और फिर भी 20 साल बाद आपके पास तकरीबन 43 करोड़ रुपीस और बचेगा, राइट। सो द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज कि वो थोड़ा 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 पैसा करके काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है, और जब उस पैसों से आपको रिटर्न चाहिए तो उस पैसों को पूरा एक साथ निकालने की जरूरत नहीं है। आप फंड को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मेरे को हर महीना पैसा दो, हर क्वार्टर पैसा दो, साल पैसा दो। आप उसे एसडब्ल्यूपी कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। मेरे पास 27.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया 60 साल पे, अब मैं फंड को बोल रहा हूँ मुझे 10 लाख रुपया हर महीना चाहिए, तो फंड मुझे 10 लाख रुपया हर महीना देगा। फिर भी जैसे मैंने कहा 20 साल तक 10-10 लाख रुपया हर महीना निकालेंगे तो भी 43-44 करोड़ रुपीस बचेगा बाद में। इंटरेस्टिंग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू 35 इयर्स तक पहले उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता 100%, 100%। a lot of people now want fire फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायरिंग अर्ली। आपका क्या व्यू है फायर पे? Very honestly, I don't really think fire is a very lucrative concept. I keep telling people, मैं लोगों को बोलते रहता हूँ कि आप फायर नंबर अचीव तो कर लोगे, पर उसके बाद क्या करोगे? यू विल बी सरप्राइज इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड टुडे। आप रिटायर भी हो जाओगे ना, तो आप घर पे 8 घंटा 10 घंटा क्या करोगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड फायर करने के पहले इज फॉर यू टू हैव अ हॉबी, बिकॉज वंस यू डिसाइड दैट यू वांट टू रिटायर,
लेट्स से यू आर 30 इयर्स ओल्ड एंड यू वांट टू अचीव द फायर नंबर एट 45। 45 पे आप रिटायर होके करोगे क्या, राइट? सबसे पहले तो एक हॉबी लेके आओ। सेकंड, इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, राइट? तो आज आपका जो फायर नंबर का कैलकुलेशन है वो आज से 15 साल बाद कंप्लीटली हिल जाएगा, राइट? थर्ड, आई हैव सीन मोस्ट पीपल दैट आई नो ऑफ जिनके पास इनफ पैसा है रिटायर होने के लिए, वो 2 साल 3 साल रिटायर होकर वापस जॉब्स पे आए, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया कि उनको अपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। सो फायर नंबर इज गुड मेंटली, सेइंग कि कल उठकर जॉब चली भी जाती है, आई कैन रिटायर विद द मनी दैट आई हैव। बट जस्ट बिकॉज यू अचीव्ड द फायर नंबर, शुड यू रिटायर? द आंसर इज नो। Two more interesting trends I am seeing. 3-4 years में जो भी रैली हुआ है, मेजर करेक्शन नहीं देखा है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स जिसको मार्केट में पैसा डालना है। अब मेरा मन नहीं है बिजनेस कंटिन्यू करने का, बिकॉज टू मच ऑपरेशंस, काफ़ी रिटर्न्स जो मैं मार्केट से बना रहा हूँ वो मेरे बिजनेस से नहीं आ रहा है। Correct. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Please do not make this mistake. I know of so many investors who've quit their jobs, अभी full time trading करते हैं, and like SEBI also says 90% लोग ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा गवाते हैं, बनाते कभी नहीं है। देखिए, आपने पिछले 3-4 सालों में जो मार्केट में वन वे रैली देखी है, मार्केट्स आर नॉट दिस, राइट। राइट? मार्केट्स गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो बुरी तरीके से गिरते हैं। तो अगर आप मार्केट को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो पहले आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स सीखना पड़ेगा। उसको 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने पेपर पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्लो स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे-धीरे अपना कैपिटल बढ़ाइए, और एक बार आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि अब शायद मुझे इस फील्ड में अंदाज़ा है, तो मैं अब इसे फुल टाइम अडॉप्ट करूँगा। आपने पिछले 3 या 4 सालों में जो मार्केट को एक्सपीरियंस किया है, मार्केट वैसा नहीं है। लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स वांट टू डू आईपीओ नाउ अभी। सो हाउ डू दे गो अबाउट इट? वन थिंग व्हाट मेरे को जो पर्सनली बहुत ये ऑप्टिमिस्टिक लगता है कि गुड कि लिस्ट होना है आपको, एंड यू वांट टू क्रिएट वेल्थ नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट द लार्जर इकोसिस्टम, राइट? सो हाउ शुड पीपल गो अबाउट डूइंग दिस? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में इतना कैपिटल आ रहा है दैट रियली नीड्स टू गो टू सम वेरी गुड कंपनीज। Yeah. क्योंकि आज अगर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करेंगे, इतनी एसआईपीज और इतना लमसम पैसा आ रहा है, उनको पता ही नहीं है पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टॉक्स एक्सपेंसिव है, पर हर महीना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो वो खुद भी कैश पे खड़े, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को कैपिटल मार्केट्स को हिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कैपिटल कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है, जो उनकी कंपनीज में डिप्लॉयड डेफिनेटली हो सकता है। आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इट इज़, आपको एक एसएमई इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर को पकड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें निटी-ग्रिटीज़ क्या है। देखिए, जब एक फैमिली रन बिज़नेस होता है, तब आप एक अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। जब आप लिस्ट हो जाते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करने की लीगल पे, कंप्लायंस पे बहुत ही ज़्यादा अलग और डिफरेंट है। आपको शायद मार्केट से लोग हायर करने पड़ेंगे एज़ द सीईओ, सीएफओज़। क्या आप कंफर्टेबल है उतना किसी और को आपकी कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर देने के लिए? क्या आप कंफर्टेबल है इन्वेस्टर्स को हर क्वार्टर आंसर करने के लिए? क्या आप कंफर्टेबल है मीडिया को आंसर करने के लिए कि आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा क्यों आए? तो अगर आप कैपिटल मार्केट्स को हिट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप हिट कब करें? आप हिट कब तब करें जब आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो अगर मार्केट से आपको कैपिटल आया, तो आप अपना बिज़नेस ग्रो कर पाएँगे, तब कैपिटल मार्केट्स में हिट कीजिए। आप कैपिटल मार्केट्स में तब हिट कीजिए, जब आपको प्रोबेबली वैल्यू अनलॉकिंग करनी है। देखिए, बहुत सारे बिज़नेसेस सालों से, डेकेड्स से काम कर रहे हैं, पर उनको वो थोड़ा-सा जो कैश फ्लो बिज़नेस से निकाल रहे हैं, उसके अलावा वेल्थ एक्सपीरियंस करने नहीं मिले। तो आप कैपिटल मार्केट्स को डेफ़िनेटली हिट कर सकते हैं कि थोड़ा-सा अपना खुद का सेकेंडरी मार्केट सेल कीजिए, और वो पैसा आया, वो एन्जॉय कीजिए। थर्ड, आप कैपिटल मार्केट्स हिट इसलिए कीजिए क्योंकि आपको एस्टेट प्लानिंग करनी है। एस्टेट प्लानिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे स्मॉल बिज़नेसेस दैट आई नो ऑफ,
या तो एक फादर चलाते, फादर या सन चलाते। अब उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल उठकर आज से 20 साल बाद उनकी कंपनी का क्या होगा। तो जैसे ही वो कैपिटल मार्केट्स हिट करते, वो टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर पाएँगे, बोर्ड बना पाएँगे, जिसकी वजह से कंपनी उनके जाने के बाद भी प्रोफेशनली रन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये 3 चीज़ों की वजह से स्मॉलर बिज़नेसेस डेफिनिटली शुड हिट कैपिटल मार्केट्स। Interesting. So that brings us towards the end of this podcast. We talked about capital markets. हम बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट्स की. आपका व्यू क्या है इसमें? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है रहने के लिए एक घर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। पर रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना इज़ अ बिग नो फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो रेंट यील्ड्स एटलीस्ट मेट्रो में 2 या 3% से ज़्यादा है। राइट। कमर्शियल में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, 5-7%, 9% तक की यील्ड मिल जाती है, पर रेसिडेंस में डेफिनेटली नहीं। तो रहने के लिए एक घर रखिए। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अदरवाइज़ नॉट नॉट रियली ग्रेट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने कैश फ्लो को लेकर कॉन्फिडेंट है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में आपको जानकारी है रियल एस्टेट में, तो आपको लेवरेज बहुत अच्छा मिल सकता है। तो अगर आप ईएमआईज़ भर सकते हो तो 80% बैंक से लोन ले लो, आपने तो 20% भरा है। और अगर 2 या 3 साल में अगर आपको एग्ज़िट मिल जाता है तो बहुत बड़ा लेवरेज लेवरेज प्ले आउट हो जाता है। तो अगर आपको समझता है ये लेवरेज प्ले आउट कैसे करना है, उनके लिए रियल एस्टेट बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। बट फॉर समबडी लाइक मी जो कैपिटल मार्केट से है, रियल एस्टेट उतना अच्छा नहीं समझता है, मैं प्रेफ़र करूँगा रहने के लिए एक घर एंड नॉट रियली फॉर इन्वेस्टमेंट। So as we are towards the end of this podcast, one final question for you. What's your favorite book on investing? I think people should read a couple of books, Rich Dad Poor Dad, The Monk Who Sold His Ferrari, and One Upon Wall Street. These are three very interesting books that I've read in my journey, and I found them to be very interesting for people to understand capital markets and investing. Thank you so much for your time today. Pleasure. Thank you so much for having me. Thank you.